बच्चों इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था फोर्सेस इन 3 डायमेंशन, ठीक है। उस वीडियो में हम लोगों ने इतना जाना, ये जो फोर्सेस होते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर लगने वाले बहुत सारे वेरियस टाइप के फोर्सेस होते हैं, उन सभी फोर्सेस को एक सिंगल पॉइंट पर कंसीडर किया जा सकता है या फिर रिड्यूस किया जा सकता है, ठीक है। अब उस सिंगल पॉइंट पर अगर फोर्सेस को रिड्यूस कर दिया जाता है तो उसका जो रिजल्टेंट आता है आर, वो क्या आता है, आर स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। जिसमें एक्स फोर्सेस एक्टिंग अलोंग एक्स एक्सिस, वाई फोर्सेस एक्टिंग अलोंग वाई एक्सिस और z फोर्सेस एक्टिंग अलोंग z एक्सिस। समझ में आ रहा है। x एक्सिस के अबाउट जितने भी, x एक्सिस के अलोंग जितने भी फोर्सेस लग रहे थे, जैसे मान लो कंपोनेंट ऑफ फोर्स, जैसे P1 पॉइंट पे F1 फोर्स लग रहा था, उसके 3 कंपोनेंट किए थे हम लोगों ने, x1 y1 z1, x के अलोंग x1, y एक्सिस के अलोंग y1 और z एक्सिस के अलोंग z1। उसी तरीके से P2 पॉइंट जब लेके आते हैं तो वहां पर भी फोर्सेस लगता, x के अबाउट OX यानी कि x2, P2 पॉइंट पर मान लो F2 फोर्स लग रहा है तो वहां पे कंपोनेंट करते फोर्सेस का, तो x2 x एक्सिस के अलोंग, y एक्सिस के अलोंग y2 और z एक्सिस के अलोंग z2। तो उसी तरीके से जब उसको यहां शिफ्ट करते ओरिजिन पर, हम लोगों ने फिलहाल ओरिजिन पर शिफ्ट किया था, ठीक है। जब उसको सिंगल पॉइंट पर लेके रिड्यूस करते तो x के अलोंग x2 आता, x1 पहले आ ही चुका था, x2 भी उसी x के अलोंग जाता, y1 के अलोंग y2 जाता, z1 के अलोंग z2 जाता। इसी तरीके से जितने भी फोर्सेस को हम लोग उस जगह पर शिफ्ट करते, सारे फोर्सेस जो हैं x के अलोंग, सारे फोर्सेस x1 x2 x3 जितने भी मान लो 6 फोर्सेस हैं तो x6 सबको मैंने कंबाइनली बोला था x, ठीक है। यही कहने का अभिप्राय था यहाँ पे, x के अलोंग जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं, कंपोनेंट ऑफ फोर्सेस लग रहे हैं, सबको एक सिंगल फोर्स मैंने x माना था, y के अलोंग y माना था, z के अलोंग z माना था, ठीक है। तो रिजल्टेंट जो आया था आर स्क्वायर इक्वल टू क्या आया था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। और उसी तरीके से मोमेंट ऑफ कपुल की बात करें तो वहां पे जो मोमेंट ऑफ कपुल आया था जी स्क्वायर इक्वल टू आया था एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। समझ में आ रहा है क्या? बिल्कुल अच्छी बात है। जो यल स्क्वायर यल था, जो मोमेंट ऑफ कपुल है वहां पे जो यल था, उस यल की बात करें तो वो यल जो था वो एक्स एक्सिस के अबाउट, यल एम एन एक्स वाई जेड रिलेट कर लो एकदम अच्छे से, ठीक है। यल एक्स एक्सिस वाला हिसाब किताब, ठीक है। तो यल जो है एक्स एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ कपुल है उसकी बात करी जा रही है, ठीक है। यम जो है वो वाई एक्सिस के अबाउट जो रोटेशन है या फिर कह सकते हो कि मोमेंट ऑफ कपुल है वो है, और जो एन है वो जेड एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ कपुल है उसकी बात है, ठीक है। तो एल एम एन एकदम क्लियर है। अब लिखते कैसे हैं जरा ध्यान समझते हैं। तो ये जो एल होता है वो क्योंकि एक्स एक्सिस के अबाउट है तो एक्स के बाद आता है वाई, तो स्टार्ट करेंगे वाई से, ठीक है। तो एल की वैल्यू होती है y1 z1 माइनस z1 y1 समेसन, ठीक है। यल की वैल्यू होती है समेसन ऑफ, क्योंकि ये एक्स एक्सिस से अबाउट है तो आगे बढ़ेंगे वाई से, तो y1 z1 माइनस z1 y1 सेम टू सेम वैल्यू रहती है। पहले y1 स्मॉल z1 कैपिटल, फिर z1 स्मॉल y1 कैपिटल। जो कैपिटल लिखा है वो फोर्सेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, कंपोनेंट जो होते हैं, और y1 जो है वो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं जिसको हम लोगों ने शिफ्ट किया है। जिस पॉइंट पर था पहले फोर्स लग रहा था उसको हम लोगों ने शिफ्ट किया, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है। ओके, अच्छी बात है। अब समझते हैं। तो यल जो है वो क्या हुआ, y1 z1 माइनस z1 y1, पहले स्मॉल फिर कैपिटल फिर स्मॉल फिर कैपिटल, ठीक है। y1 स्मॉल z1 कैपिटल फिर z1 स्मॉल y1 कैपिटल। इस तरीके से हमारा यल आया। सिमिलरली यम जब निकालेंगे तो यम वाला जो रहेगा वो किसके अबाउट रोटेट करेगा, y एक्सिस के अबाउट रोटेशन होगा, ठीक है। y एक्सिस के अबाउट रोटेशन होगा तो यम की जो वैल्यू होगी, अब ये y के अबाउट है तो z से स्टार्ट करेंगे, तो z1 कैपिटल x1 माइनस स्मॉल x1 कैपिटल z1, ठीक है। तो ये होता है x1 z1 x1 माइनस x1 z1। तीसरा आता है लास्ट वाला n, ठीक है, यन जो कि है x एक्सिस के z एक्सिस के अबाउट, ठीक है। तो जो n होता है वो z एक्सिस के अबाउट रोटेट करता है। तो z एक्सिस के अबाउट अगर रोटेशन है तो आगे चलेंगे, z के बाद आता है x, ठीक है। तो x कैपिटल यानी x1 कैपिटल y1 माइनस स्मॉल y1 कैपिटल x1 और आगे समेशन लगा रहेगा, ठीक है। तो ये जो है x एक्सिस के अबाउट है y1 z1 माइनस z1 y1। अगला जो आएगा वो x2 y2 z2 माइनस z2 y2। इसी तरह बहुत सारे फोर्सेस होंगे, मान लो 6 है तो 6 तक जाएंगे, y6 z6 माइनस z6 y6, तो ये आएगा। तो वो सारा समेशन जब कर देंगे तो जो निकल के आएगा वो होगा क्या, l। और अगला है यम इसी तरीके से, यन इसी तरीके से। तो ये सारे एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ कपल निकल गया। तो इतनी बातें तो हमको अगर पता चल चुकी हैं तो जितना कुछ भी थ्योरम आगे आने वाला है सब में ये इतनी बातें एडजस्ट करते चलेंगे। उसमें स्टार्टिंग में इतनी बातें इंट्रोड्यूस जरूर करेंगे, क्योंकि ये मोमेंट फोर्सेस इन 3 डायमेंशन में पूरा चैप्टर में इन लोगों का पूरा यूज है, ठीक है।
तो ये पूरी बातें याद रखेंगे। जब भी कोई थ्योरम आएगा तो ये इतना इंट्रोड्यूस जरूर करेंगे। आगे चल के हम लोग शॉर्ट फॉर्म में इंट्रोड्यूस करेंगे, डायनेमी बोल के एक्स वाई जेड एल एम एन एक ही ब्रैकेट में लिख करके इंट्रोड्यूस करा देंगे। फिलहाल क्या है कि ये लॉन्ग में भी आ सकता है, तो इसकी वजह से इतना इंट्रोड्यूस करना बहुत ही जरूरी है। तो ये इतना थ्योरम था। थ्योरम अब एक बार समझते हैं क्या लिखा हुआ है। A system of forces acting at a different point of a rigid body, जो कि हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है, will be in equilibrium। वो इक्विलिब्रियम में अगर होना है, या फिर कैसे तो इक्विलिब्रियम में होगा या कहा जाएगा कब, इफ एंड ओनली इफ, यदि और केवल यदि, और कोई चांस ही नहीं, एक को चारवे नहीं है, ठीक है, एक ही चाह रहा है क्या, algebraic sum of forces about three mutually perpendicular lines are separately zero। समझ में आ रहा है? तीनों का जो एक्सिस के अबाउट अलग अलग है, इंडिविजुअल, यानी x जीरो हो जाए, y जीरो हो जाए, z जीरो हो जाए, तीनों अगर इंडिविजुअली जीरो हो जा रहे हैं, तब कहा जाएगा कि ये जो सिस्टम है वो किसमें है, इक्विलिब्रियम में। समझ में आ रहा है? अच्छी बात है। उसी तरीके से और आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। सेपरेटली जीरो के बाद क्या है, एंड आल्सो अलजेब्रिक सम ऑफ द मोमेंट्स आर सेपरेटली जीरो। यानी मोमेंट्स का मतलब समझ रहे हो, यल यम यन, इन लोगों को भी इंडिविजुअली जीरो होना ही पड़ेगा, तब जाकर के कहा जाता है कि कोई भी सिस्टम जो है वो इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, यानी थ्री डायमेंशन में जो फोर्सेस लग रहे हैं उनका जो कंपोनेंट है एक्स के अलॉन्ग वो अकेला जीरो हो जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक्स के अलॉन्ग थोड़ा फोर्स लग रहा है, वाई जेड वाले जीरो हैं, तो भी किसी तरीके से कोई न्यूट्रलाइज करने वाला ही नहीं है। एक्स के अलॉन्ग सारे लोग जीरो होंगे तभी जाकर के वो सिस्टम मूव नहीं करेगा, वरना अगर थोड़ा सा भी फोर्स एक्स के अलॉन्ग लग रहा है तो वाई वाला कंपोनेंट निगेटिव होकर भी इसको रोक नहीं पाएगा, क्योंकि उसके परपेंडिकुलर है। समझ पा रहे हो? वाई एक्सिस वाला और एक्स एक्सिस वाले दोनों 90 डिग्री पर फोर्सेस लग रहे हैं, तो ये वाला जो फोर्स इधर लगेगा अगर निगेटिव भी हो गया तो भी इसको रोक नहीं पाएगा एक्स एक्सिस के अबाउट वाले को। है जो एक्स एक्सिस में लग रहा है, जो वाई एक्सिस में लग रहा है, तो वाई वाला इसको रोक नहीं पाएगा, जेड वाला जो लग रहा है वो भी इसको रोक नहीं पाएगा। थोड़ा सा बॉडी जरूर शिफ्ट करेगी एक्स के अलॉन्ग, यानी अगर एक्स जीरो है, वाई जीरो नहीं हुआ तो वाई के अलॉन्ग भाग जाएगा, वाई भी जीरो हो गया, एक्स जेड के अलॉन्ग हुआ तो जेड के अलॉन्ग भागेगा, जेड अगर थोड़ा जीरो नहीं हो पाया, तीनों अगर इंडिविजुअली जीरो है तो ये किसी के अलॉन्ग नहीं जाएगा। मतलब क्या, ट्रांसलेशनल मोशन नहीं होगा। ये जो थ्री डायमेंशनल बॉडी है उस पर अगर एक्स के अलॉन्ग फोर्स ना लग रहा हो, वाई के अलॉन्ग फोर्स ना लग रहा हो, जेड के अलॉन्ग फोर्स ना लग रहा हो, तो ये ऑब्जेक्ट कहीं भी ट्रांसलेशनल मोशन, सरल रेखीय गति कहीं नहीं करेगा। आप समझ में आया होगा थोड़ा सा, ठीक है। तो वो जो बॉडी है वो ट्रांसलेशनल मोशन नहीं करेगा, एक डायरेक्शन में नहीं भागेगा, समझ रहे हो। लेकिन ये तो हुआ ट्रांसलेशनल वाली बात। दूसरी बात, अगर रोटेशनल वाली बात करें, कोई भी मान लो यहाँ पे इंडिविजुअल यल जीरो नहीं हुआ तो वो एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट करा देगा, बाकी दोनों जो है बैठे हैं शांति से, वो लोग मान लो जीरो हो गए। लेकिन अगर यल जीरो नहीं हुआ तो एक्स एक्सिस के अबाउट ये बॉडी रोटेट करेगी। तो इक्विलिब्रियम कहाँ स्टेब्लिश हुआ? स्टेब्लिश होने के लिए, इक्विलिब्रियम को स्टेब्लिश होने के लिए इनका सेपरेटली जीरो होना बहुत ही जरूरी है। अगर मान लो यल जीरो हो गया, यम जीरो हो गया, यन नहीं जीरो हुआ तो जेड एक्सिस के अबाउट रोटेट कर जाएगा बॉडी। रोटेट नहीं होने देना है क्योंकि इक्विलिब्रियम में लाना है, यानी पूरी तरीके से यल यम यन भी जीरो होने चाहिए। यही कहने का अभिप्राय है। प्रूफ कैसे करते हैं जरा समझते हैं। देखिए जरा, इतनी बातें तो लिख ही लेंगे आप लोग, हमको इतना आत्मविश्वास है, आप लोगों के ऊपर विश्वास है, ठीक है। आप लोग इतना लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ तक तो लिखने वाली बात है। वही पिछला वाला लेक्चर अगर आप लोग अच्छे से देखें हैं तो ये बातें आप लोग अच्छी तरीके से लिख सकते हैं। अब इसके बाद प्रूफ कैसे करते हैं वो समझते हैं। तो पहले क्या है, देखो जरा, यहाँ पे क्वेश्चन जब ये मतलब कि थ्योरम जो है, यहाँ पे ये जो थ्योरम है, यहाँ पे ये कह रहा है इफ एंड ओनली इफ, मतलब यदि और केवल यदि। तो इस टाइप का अगर प्रूफ आता है कहीं करने के लिए तो उसका नेसेसरी कंडीशन भी लेके चलते हैं और सफिशिएंट कंडीशन, नेसेसरी कंडीशन और सफिशिएंट कंडीशन दोनों को सेटिस्फाई किया जाता है। यानी एक बार सीधे चलेंगे, प्रूफ कर लेंगे, फिर उसके बाद अपोजिट भी एक बार जा करके, मतलब कि वही और कोई रास्ता दिखाना ही नहीं है, सिर्फ वही एक ही चांस है कि ये इक्विलिब्रियम में आएगा, तो वही हमको प्रूफ करना है, ठीक है। तो यही कहने का मतलब है। एक बार चलो जो कह रहे हैं वो करके दिखाते हैं, तब समझ में आएगा, ठीक है। सुनो, तो यहां पे क्या कह रहा है, इफ एंड ओनली इफ वाला कंडीशन है। तो पहले हम लोग नेसेसरी कोई एक कंडीशन को लेट करते हैं, ठीक है। तो पहले हम लोगों ने सपोज किया कि सपोज दैट द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, देन तो अगर किसी भी सिस्टम को इक्विलिब्रियम में रहना है तो उसका रिजल्टेंट फोर्स और रिजल्टेंट मोमेंट ऑफ कपल दोनों क्या होना चाहिए, इंडिविजुअली जीरो होना चाहिए, दोनों जीरो होना चाहिए, ये कहने का मतलब है। तो पहले हम लोगों ने इसको सिस्टम को इक्विलिब्रियम में माना, ठीक है। अब इसको हम लोग प्रूफ करके दिखाएंगे कि यहाँ पे जो अलजेब्रिक सम है सेपरेटली वो जो फोर्सेस हैं अलोंग एक्स अलोंग वाई अलोंग जेड उसको जीरो करके दिखाएंगे। फिर दूसरा क्या करेंगे,
सेपरेटली एक्स वाई जेड एल एम एन को भी जीरो मानेंगे और उल्टा चल के आएंगे और सिस्टम को दिखाएंगे कि वो इक्विलिब्रियम में है। तो नेसेसरी भी हुआ, सफिशिएंट भी हुआ, दोनों कंडीशन अगर प्रूफ कर रहे हैं तब जाकर के इसको माना जाता है। तो देखो जरा, सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम देन आर इक्वल टू जीरो। बताओ, यहाँ पे हो गया प्रूफ, कुछ है नहीं, देखना ही है खाली। बताइए आर की वैल्यू क्या है, रिजल्टेंट फोर्स क्या होता है, अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो, कामा जी की वैल्यू अंडर रूट में एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, एक कैपिटल होता भैया, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो। बताइए दोनों तरफ का स्क्वायरिंग कर देंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो आ गया, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आ गया, जीरो आ गया। यहां पे अगर इन तीनों को जीरो होना है, बताइए कोई भी नंबर आप लोग अपने मन में सोच लीजिए, यहां पर ला करके अगर हम लोग पुट करें तो वैल्यू जीरो दे, माइनस में भी वैल्यू लेंगे तो सबका इंडिविजुअली स्क्वायर लगा हुआ है, तुरंत वो प्लस दे देगा। -1 ले लिए तो -1 का स्क्वायर 1 1 1 3 बनेगा। अगर जीरो के बाद 1 लेते हो तो अगर जरा सा भी पॉइंट में भी कोई वैल्यू लोगे तो स्क्वायर करते ही ज्यादा हो जाएगा और सॉल्व कर लेंगे तो भी कुछ ना कुछ वैल्यू जरूर देगा। जीरो होने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है, एक्स भी जीरो हो जाए, वाई भी जीरो हो जाए, जेड भी जीरो हो जाए। तीनों इंडिविजुअली अगर जीरो होते हैं तो जीरो प्लस जीरो आरएचएस में जीरो आ जाएगा। ठीक है, और कोई तरीका नहीं है, कुछ भी वैल्यू रख के आप लोग चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो कोई भी वैल्यू आप लोग रख कर चेक कर सकते हैं, वो जीरो नहीं आएगा। ठीक है, तो इससे हम लोग एकदम क्लियर कह सकते हैं, फ्रॉम एबव इट इज क्लियर दैट, फ्रॉम एबव इट इज क्लियर दैट व्हाट, x equals to 0, y equals to 0, z equals to 0 and l equals to 0, m equals to 0, n equals to 0। तो यहां पर भी वही हिसाब किताब, अगर जीरो होना है तो यल को भी जीरो होना पड़ेगा, एम को भी जीरो और एन को भी, तीनों जब सेपरेटली जीरो होंगे तब जाकर के ये ओवरऑल जीरो आंसर आएगा। ठीक है, यहाँ पे नेसेसरी कंडीशन हम लोगों ने प्रूफ कर दिया, यल भी जीरो हो गया, एम भी जीरो हो गया, एन जीरो हो गया, यहाँ एक्स वाई जेड जीरो हो गया, सेपरेटली जीरो कर दिया हम लोगों ने। अभी यहाँ पे बात आती है कि सफिशिएंट कंडीशन कैसे प्रूफ करें, तो यही अपोजिट चल दो, यही एल एम एन और एक्स वाई जेड को जीरो लेट करो और उसके बाद से आर और जी को जीरो लेट कर दिखा दो। ठीक है, इसको जीरो लेट करके आर और जी को जीरो प्रूफ कर दो, जिससे हम लोग कह सकते हैं कि सिस्टम क्या है, इन इक्विलिब्रियम, मतलब इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, अगली बार क्या करेंगे, देखो कन्वर्सली कामा सपोज दैट x इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू 0, z इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब ये तीनों तो हो गए, एल एम एन को भी लिखेंगे तो l इक्वल्स टू 0, m इक्वल्स टू 0, तो यहाँ एंड लिख देते हैं, एंड n इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो लिखेंगे देयरफॉर क्या, r इक्वल्स टू क्या होता है, अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, कॉमा g इक्वल्स टू क्या होता है, अंडर रूट में एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। तो ये r की वैल्यू हो गई, ये g की वैल्यू हो गई। अब यहाँ पे x की जगह 0, y की जगह 0, z की जगह 0, तीनों की जगह अगर 0 हम लोग पुट करेंगे तो 0 रूट के अंदर 0 हो जाएगा, यहाँ से क्लियर हो जाएगा, r की वैल्यू क्या आ गई 0, और यहाँ से आगे क्या हो जाएगा, g इक्वल्स टू भी 0 आ जाएगा, क्योंकि तीनों इंडिविजुअली हम लोगों ने 0 लेट किया, यहाँ पुट करेंगे ओवरऑल वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है। तो दोनों क्या हो गया, देखो रिजल्टेंट 0 हो गया और g भी 0 हो गया, तो यहाँ पे नेसेसरी कंडीशन भी प्रूफ और सफिशिएंट कंडीशन भी, तो यानी कि इस तरह से हम लोग एकदम क्लियर बोल सकते हैं कि यहाँ पर किसी भी सिस्टम पर लगने वाले जो बहुत सारे फोर्सेस हैं, अगर उनका x के अलोंग, y के अलोंग या z के अलोंग, तीनों जो कंपोनेंट हैं, कंपोनेंट फोर्सेस हैं, वो अगर इंडिविजुअली जीरो हैं और x एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ कपल है, y एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ कपल है, z एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ कपल है, ओवरऑल 6 अगर जीरो हो गए तब जाकर के कोई भी सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने प्रूफ कर दिया ये बात। अब अगर इसके आगे लिखना चाहो तो देखो, r भी जीरो है यानी ट्रांसलेशनल मोशन नहीं होगा, g जीरो है यानी रोटेशनल मोशन भी नहीं होगा, तो इसके आगे लिखेंगे आई डॉट ई डॉट, अगर r जीरो और g जीरो आ गया तो आई डॉट ई डॉट नाइदर ट्रांसलेशनल मोशन नॉर कौन सा वाला, रोटेशनल मोशन।
समझ में आ रहा है? तो लास्ट में क्या लिख देंगे, देयरफॉर या हेंस द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, इतने में आ गया, थोड़ी सी जगह थी। ठीक है, तो नाइदर ट्रांसलेशनल मोशन नॉन रोटेशनल मोशन, यानी दोनों टाइप का मोशन नहीं हो रहा है, यानी कि सिस्टम जो है वो किसमें है, इक्विलिब्रियम में। इस तरीके से हम लोगों का ये पहला थ्योरम प्रूफ हुआ। इसी तरीके से एक दूसरा थ्योरम भी आने वाला है, उसको हम लोग अगले वीडियो में प्रूफ करेंगे, ज़्यादा लेंथी वीडियो ना हो। और आई होप आप लोगों को बहुत ही अच्छे समझ में आ रहा होगा। कोई भी डाउट हो, कुछ भी ऐसा रहे, बीएससी का कोई भी लेक्चर अगर आप लोगों को लग रहा है कि ये जल्दी अपलोड होना चाहिए, ये सब तो होता रहेगा, पहले वो वाला लेक्चर ज़्यादा पहले आना चाहिए, तो आप लोग कमेंट कर दीजिए, मैं तुरंत उसको वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके।